नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। वक्त 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का हो चला है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शनों के बीच ये कदम उठाया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से ठीक पहले उन्होंने ट्वीट किया, श्रीलंका में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। ऐसे में मैं आम जनता से संयम बरतने और ये याद रखने की अपील करता हूं कि हिंसा से केवल हिंसा फैलेगी। आर्थिक संकट में हमें आर्थिक समाधान की जरूरत है, जिसे ये प्रशासन हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजपक्षे के बयान देश में हिंसा की घटनाओं के बीच आया, जिसमें कम से कम 16 लोग घायल हो गए। महिंदा राजपक्षे के समर्थकों ने उनके आधिकारिक आवास के पास एकत्रित हुए और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को राजधानी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। महिंदा के छोटे भाई और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार पर देश के सामने मौजूद सबसे भयावह आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतरिम प्रशासन के गठन का दबाव है। महिंदा राजपक्षे पर उनकी अपनी पार्टी SLPP पार्टी के नेताओं की ओर से इस्तीफे का दबाव बन रहा था। वो इस दबाव के खिलाफ समर्थन जुटा रहे थे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार की रात देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की थी। तो श्रीलंका में हालात लगातार खराब हैं और स्थिति अभी भी वहां पर ठीक नहीं है। उधर युद्ध के बीच बिना बताए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन पहुंचे, जहां उन्होंने तबाह शहर इरपिन का दौरा किया। दिखाते रिपोर्ट। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो युद्ध के बीच बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के रविवार को यूक्रेन पहुंचे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तबाह हो चुके शहर इरपिन का दौरा किया। यूक्रेन की मीडिया संस्थान सस्पिलने और इरपिन के मेयर ओलेक्जेंद्र मार्कुशिन ने ये जानकारी दी। युद्ध की शुरुआत में कीव पर कब्जा करने के प्रयास में रूसी सैनिकों की गोलीबारी में इरपिन को भीषण नुकसान हुआ था। कनाडा के अधिकारियों ने ट्रूडो की यात्रा के बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पश्चिमी देशों के नेताओं के दौरे के तहत ट्रूडो इस यात्रा पर आए हुए हैं। ट्रूडो की यात्रा के बाद मार्कुशिन ने कहा कि कनाडा के पीएम इरपिन को अपनी आंखों से देखने आए थे और स्थानीय निवासियों के घरों का दौरा करने के बाद हैरान थे। कनाडा के पीएम ऐसे समय में यूक्रेन पहुंचे हैं जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी यूक्रेन के दौरे पर है। जिल भी अचानक रविवार को यूक्रेन पहुंचे और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात यूक्रेन सीमा से लगे स्लोवाकिया के गाँव में स्थित एक स्कूल में हुई। यूक्रेन के कई बड़े शहर हैं जो रूस के इस भारी गोलाबारी में भी पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और ऐसे में अब वहां पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उधर रूस और यूक्रेन की इस जंग में आए दिन डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। शांति वार्ता तो लेकिन शांति की स्थापना ना हो सकी, लेकिन आक्रामक रहे रूस के तेवर अब कुछ बदले दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि 9 मई यानी कि आज विक्ट्री डे के भाषण में पुतिन के ऐलान के साथ ही युद्ध से दोनों देश शांति की तरफ रुख करेंगे। दो देशों की जंग जिसका असर पूरी दुनिया पर है। कई देश रूस के विरोध में है तो कुछ ने विरोध न कर तटस्थ रहने का रास्ता अपनाया है, लेकिन इस युद्ध पर मुखर रखे अमेरिका ने हमेशा से रशिया को घेरा है और दुनिया भर में रशिया की घेराबंदी की है। तो वहीं अमेरिकी प्रयासों का अब रूस पर असर हुआ है। दरअसल यूक्रेन को लेकर रूस के रुख में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने अन्य 14 सदस्य देशों के साथ यूक्रेन में शांति और सुरक्षा की स्थिति पर चिंता जाहिर की और यही चिंता लगातार अमेरिका की तरफ से जाहिर होती रही है। सुरक्षा परिषद में रूस के रुख में बदलाव के बाद अब 9 मई को मॉस्को में आयोजित होने वाले विजय दिवस समारोह में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भाषण पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। माना जाता है कि सैन्य परेड के बाद अपने भाषण में पुतिन यूक्रेन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हो सकता है कि पुतिन की तरफ से घोषणा कर दी जाए कि यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई पूरी हो गई है। देखना होगा कि क्या कुछ ऐलान रूस की तरफ से किया जाता है। शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी पूछा है कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है। शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये भी पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश भर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियानों पर उन्होंने रोक नहीं लगाई। साथ ही शाहीन बाग में मामला रिहायशी मकानों से जुड़ा नहीं है, बल्कि सड़क को खाली कराने से जुड़ा है।
इसके बाद सीपीआईएम पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले ली। आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली के अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई एमसीडी कर रही है, उसको रोकने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। साउथ एमसीडी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि सीपीआईएम पार्टी इस मामले में याचिका क्यों दायर कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ आता है क्या कोई पीड़ित नहीं है। इस पर सीनियर वकील पी सुरेंद्र नाथ ने कहा कि एक याचिका रेहड़ी वालों के एसोसिएशन की भी है। आगे जस्टिस राव ने कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। वही ये भी कहा कि अगर रेहड़ी वाले भी नियम तोड़ रहे हैं तो उनको भी हटाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जागीरपुरी में हम लोगों ने इसलिए दखल दी क्योंकि इमारतों को गिराया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है और यहां पर फटकार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। उधर अंबाला में आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का सपना पूरा हुआ, क्योंकि आज अटल कैंसर केयर केंद्र का जनता को समर्पित कर दिया गया। लंबे वक्त बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का सपना पूरा हो गया है, जिसके चलते आज अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर जनता को समर्पित किया गया। इस अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़, कंवरपाल गुर्जर और जेपी दलाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद रतन लाल कटारिया और असीम गोयल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें सर रेडिएशन की जो फैसिलिटी थी, जो यहाँ पे आसपास अवेलेबल नहीं थी, लोगों को चंडीगढ़ या कहीं दूर दराज दिल्ली वगैरह में जाना पड़ता था, वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये अटल कैंसर केयर सेंटर 72 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसके साथ ही ये अटल कैंसर केयर सेंटर आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि अस्पताल मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। सिर्फ अंबाला या हरियाणा ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्य के लोग भी इस कैंसर केयर सेंटर का फायदा उठा सकते हैं। अटल कैंसर केयर का उद्घाटन करने से अब लोगों को काफी सहूलियत होगी और इलाज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी अस्पताल में आधुनिक मदर एंड चाइल्ड विंग का रिबन काटकर शुभारंभ किया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी फरीदाबाद के दौरे पर पहुंचे। फरीदाबाद पहुंचने पर उन्होंने निजी अस्पताल में स्थापित आधुनिक मदर एंड चाइल्ड विंग का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मदर एंड चाइल्ड विंग का अवलोकन किया और जच्चा बच्चा से मिलकर उनका हालचाल भी पूछा और नवजात शिशु को उपहार भी भेंट किए। सड़क एवं परिवहन मंत्री ने अपने लिखित बयान में कहा कि मैं फरीदाबाद में इस तरह के आधुनिक सेंटर को देखकर बेहद खुश हूँ। बच्चे को जन्म देना एक महिला के जीवन के सबसे कीमती पलों में से एक होता है। माँ और नवजात शिशु को देखभाल के लिए आवश्यकता होती है और मुझे विश्वास है कि ये आधुनिक सुविधा शहर के स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश में इस तरह के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों के बराबर होगी। उनके साथ मौजूद रहे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अगर बात करें तो वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी काफी खुश नजर आए। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो हरियाणा सरकार की तरफ से एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, उससे जनता को सीधे तौर पर बहुत फायदा मिलने वाला है। उधर दिल्ली में मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009 पर आयोजित नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की है। हरियाणा का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009 पर आयोजित नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की। हरियाणा का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वेट एंड मेजरमेंट एक्ट को लेकर बैठक में चर्चा की गई। नापतोल अधिकारियों की तरफ से भार को लेकर चालान काटे जाते हैं। इसमें ठेले वाले अन्य व्यापारियों को भी तंग किया जाता है, उसको कैसे रोका जाए, इस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर ही वो आगे के चुनाव लड़ेंगे और 2.5 साल बहुत अच्छे गए हैं। वहीं कांग्रेस के अंतर्कलह पर और नए अध्यक्ष पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी से विधायकों के बयान आने शुरू हो गए हैं। अभी लगता है कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल है। वहीं नई आबकारी नीति से शराब सस्ती होने पर विपक्ष के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने तो शराब की चोरी रोकी है, इनको यही बात की दिक्कत हो रही है कि शराब की चोरी रुक कैसे गई। अनिल मोर, दिल्ली, खबरें अभी तक। तो दुष्यंत चौटाला ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, जमकर प्रहार किया। वहीं भिवानी पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने हरियाणा से लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस पर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए।
भिवानी नगर परिषद में हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले में पकड़े गए आरोपियों से रिकवरी और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी मांग को लेकर भिवानी बचाओ आंदोलन समिति लघु सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी है, जिसे समर्थन देने आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा से लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस पर एक के बाद एक बड़े आरोप लगाए। अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी, जजपा और कांग्रेस मिलकर ठगबंधन किए हुए है, जो खुद भी खाते हैं और पहले खाने वालों को बचाते हैं। ये लोग कहते थे घोटाले किए हैं लोगों ने, तो पुराने लोग तो आज तक कोई जेल में नहीं गया, वो सारे लोग तो इनके सहयोगी बन गए, इनके दोस्त हैं। आज भी वो प्राइवेट जहाज़ों में घूम रहे हैं। तो सबको पता है कि भ्रष्टाचार ये खुद भी कर रहे हैं, खाते भी हैं, और जिन्होंने पहले खा लिया उनको बचाते भी हैं और नीचे के लोगों को खिलाते भी हैं। तंवर ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा को लूट खाया और देश को बेच डाला। उन्होंने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बीजेपी का पर्याय बन चुके हैं। जगवीर घनघस, भिवानी, खबरें अभी तक। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद अशोक तंवर पूरी तरीके से मुखर नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साध रहे हैं। उधर करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे और 29 मई को होने वाली रैली का न्योता दिया, साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा। हरियाणा के करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे। उन्होंने 29 मई को कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी की रैली का न्योता दिया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधा। पंजाब की आप सरकार की उन्होंने तारीफ की। सुशील गुप्ता का कहना है कि अब हरियाणा बदलेगा। रैली को संबोधित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री 29 को कुरुक्षेत्र में आएंगे। ये विश्वास है कि वो वहां पर परिवार के साथ यहाँ पर आएंगे। रैली में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। प्रदेश में जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में मंथन होगा कि किस प्रकार से स्कूल अच्छे बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार से हरियाणा में अच्छी डिस्पेंसरी तैयार होंगी और कैसे रोजगार दिया जाएगा। वहीं अम्बाला में कैंसर अस्पताल के उद्घाटन पर बोलते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में जो ट्रॉमा सेंटर हैं, उनमें डॉक्टर नहीं हैं, इलाज नहीं मिलता। ऐसे में बिल्डिंग में कैंसर का इलाज कैसे होगा? वहाँ पर अच्छे डॉक्टर और दवाइयाँ भी होनी चाहिए। वहीं पंजाब में सरकार बनने के बाद माहौल बिगड़ते नजर आने के सवाल पर सुशील गुप्ता ने कहा कि पंजाब में माहौल सुधर रहा है, पंजाब को बिजली मुफ्त मिलने लगी है। आम आदमी पार्टी की हरियाणा की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के पास है और वो लगातार एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं, पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर लगे पंचायत की जमीन हड़पने के आरोपों पर उदय भान ने खुद प्रतिक्रिया दी है और सभी आरोपों को निराधार बताया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार हाल ही में चर्चा में था। वजह थी हरियाणा कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष के खिलाफ पहुंची शिकायत। दरअसल विज के जनता दरबार में एक फरियादी उदय भान के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा था कि उदय भान ने अपने विधायक के कार्यकाल के दौरान पंचायती जमीन में गबन किया है। हालांकि विज ने इस पूरे मामले में आश्वासन दिया था कि उचित जांच करवाई जाएगी। वहीं अब इस मामले में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने वकील को कह दिया कि भाई जो भी ये शिकायत करता है कौन है, इसके बारे में पता करके और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करें और मैं मानहानि का उसका मुकदमा दायर करूंगा। और ये 200 एकड़ की बात कर रहे हैं, अरे 2 एकड़ तो मुझे दे दो, 198 एकड़ आप ले लें। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की माने तो इस पूरे मामले में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उदय भान ने इसका आरोप बीजेपी पर लगाया है। वहीं उदय भान ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश की बात कही है। बात झज्जर की करते हैं, जहां पहुंची कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की नई टीम को लेकर की जा रही बयानबाजी पर पलटवार किया। कांग्रेस संगठन में हरियाणा के अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से कांग्रेस पर की जा रही बयानबाजी को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता अपने संगठन को देखें और कांग्रेस की कतई चिंता न करें। कांग्रेस को कितने बेहतर ढंग से मजबूत करना है, ये कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है। बराला जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, हाईएस्ट मार्जिन से बीजेपी के अध्यक्ष आए थे। उनको कहें वो बीजेपी का काम देखें, बीजेपी का संगठन देखें। कांग्रेस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हाईकमांड का फैसला है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। हम लोग मजबूती के साथ कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। गीता भुक्कल अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं से संगठन की नियुक्तियों को लेकर चर्चा कर रही थी, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। गीता भुक्कल ने कहा कि बीजेपी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें हरियाणा में बेरोजगारी से खफा युवाओं की सड़कों पर उतरकर नाराजगी आईना दिखाने का काम कर रही है। प्रदीप धनखड़, झज्जर, खबरें अभी तक।
तो सरकार को लेकर और लगातार जो कांग्रेस पार्टी की नई टीम है उसे लेकर पलटवार करती हुई गीता भुक्कल नजर आई। वहीं किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे हैं। चरखी दादरी में किसान संगठनों की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। इसके लिए सभी किसान संगठनों को एकजुट किया जा रहा है और जिला स्तर पर कमेटियां बनाई जा रही हैं। जल्द ही जींद में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसानों की मांगे पूरी नहीं होने पर सभी किसान संगठन की तरफ से बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और कई निर्णय लिए जाएंगे। ये निर्णय चरखी दादरी में किसान संगठनों के अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरमुख सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया। मीटिंग में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे, जेलों में बंद किसानों की रिहाई, किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने के अलावा MSP गारंटी कानून बनाने, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, फसल बीमा मुआवजा, नहरी पानी सप्लाई, तूड़ी पर बैन, कर्ज माफ करने, भूमि अधिग्रहण विधेयक सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग में सभी किसान संगठनों को एकजुट कर फिर से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। हमारी किसान मोर्चा की आज मीटिंग थी जिसके अंदर हमारा जो एक खास मुद्दा होता है कि जो सरकार ने वादा खिलाफी की है MSP की गारंटी के अंदर हमारे को कह के आज तक हमारे को कोई भी ऐसा। तो किसान एक बार फिर से अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस पर क्या कुछ रुख अपनाया जाता है। वहीं रोहतक में एक युवक ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपने छोटे भाई और पिता पर फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रोहतक की विजयनगर कॉलोनी में केबल ऑपरेटर ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपने छोटे भाई और पिता पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ितों ने दरवाजे बंद कर अपनी जान बचाई। वहीं आरोपी ने 3 राउंड फायर किए। गनीमत यह रही कि किसी को भी गोली नहीं लगी। वहीं पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि आशीष और अनुराग नाम के उनके 2 बेटे हैं, दोनों केबल का काम करते हैं। कुछ दिन पहले आशीष और अनुराग के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके बाद अनुराग अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चला गया और दूसरी जगह रहने लगा। अनुराग उनसे मिलने आया था, तभी आशीष को अनुराग का घर पर आना अच्छा नहीं लगा और उसने फायरिंग कर दी। ये हमें सूचना मिली थी, ये बाग वाली गली के पास एक घर में फायर हुए हैं, तो उसकी सूचना मिलने पर हम मौके पहुँचे। यहाँ पे FSL टीम बुलाई गई है, जांच पड़ताल करवाई गई मौके की। जो कंप्लेंट देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। 2 खाली खोल मिले, 1 सिक्का मिला है यहाँ पे। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ पर फायरिंग हुई और मौके पर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस के मुताबिक किसी को कोई गोली नहीं लगी है। फिलहाल पुलिस आगे की जाँच में जुटी है। दिनेश कौशिक, रोहतक, खबरें अभी तक। प्रॉपर्टी का ऐसा विवाद कि वहां पर फायरिंग भी हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को लगी नहीं गोली। वहीं गौ रक्षकों पर दर्ज किए गए मामले के विरोध में हिंदू संगठनों की हुई महापंचायत और जल्द ही गौ रक्षकों पर दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई है। रविवार को संगेल गांव की गौशाला में गौ रक्षकों पर दर्ज किए गए मामले के विरोध में हिंदू संगठनों की महापंचायत हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि जल्द ही गौरक्षकों पर दर्ज FIR को रद्द नहीं किया गया तो मेवात की धरती पर दोबारा महापंचायत कर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा महापंचायत में फैसला लिया गया कि गौ हत्या को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों पर गौ हत्या के मुकदमे दर्ज हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। हिंदू संगठनों की महापंचायत में दूर दराज से सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत में सोना विधायक संजय सिंह भी खास तौर पर मौजूद रहे और संजय सिंह ने कहा, प्रदेश में अमन भाईचारा कायम रहेगा, गौ हत्यारों को कोई मदद नहीं करेगा। कुल मिलाकर अभी भी गौरक्षा दल के तेवर नरम दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी सूरत में आला अधिकारी क्या अगला कदम उठाते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वह इस पर सबकी निगाहें हैं कि गौ रक्षकों की तरफ से जो महापंचायत की गई है, इसके बाद प्रशासन का क्या कदम होता है। वहीं सोनीपत ओल्ड DC रोड पर काफी लंबे समय से बर्फ बनाने की फैक्ट्री में काम चल रहा था, जिसके पास खाद्य विभाग से कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी, जिसकी सूचना मिलने पर CM फ्लाइंग ने आज रेड की है। हरियाणा में CM फ्लाइंग की टीम लगातार कड़ी कार्रवाई अवैध कारोबार पर कर रही है। सोनीपत में कई दिनों से CM फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। सोनीपत ओल्ड DC रोड पर काफी लंबे समय से बर्फ बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, जिसके बाद खाद्य विभाग से कोई अनुमति नहीं थी, जिसकी सूचना CM फ्लाइंग की टीम को मिली तो टीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग, सोनीपत नगर निगम, बिजली विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ यहां पर संयुक्त रूप से रेड की। छापेमारी के दौरान दोनों फैक्ट्रियों के मालिक खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतर पाए, तो खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बर्फ बनाने वाले पानी के सैंपल लिए और जांच के लिए मधुबन लैब भेज दिए। वहीं छापेमारी में शामिल अन्य विभाग भी अपनी अपनी कार्रवाई में जुट गए। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम में शामिल खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया
कि मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के साथ यहां पर छापेमारी कार्रवाई की गई। दोनों फैक्ट्रियों के मालिक अवैध रूप से फैक्ट्री चला रहे थे। जिस पानी से बर्फ बनाई जा रही थी उसके सैंपल लिए गए हैं और अन्य विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर अपने विभागों से जुड़े कागजात खंगाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग से कोई भी लाइसेंस बर्फ बनाने के लिए नहीं लिया गया था। बिना लाइसेंस के काम चल रहा था। अब सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे और क्या खुलासे इसमें होते हैं। वहीं बहादुरगढ़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और भूमि अधिग्रहण विभाग के सर्वे में हुआ है। बहादुरगढ़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा करना अब आम हो गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आंख बंद कर बैठे हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और भूमि अधिग्रहण विभाग के सर्वे में सामने आया है कि सेक्टर 1 और 21 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका है। सर्वे के बाद बनाए गए नक्शे में अधिग्रहित जमीन में से 21 एकड़ जमीन को बिल्टअप दिखाया गया है, जबकि अब तक सेक्टर 1 में HSVP ने कोई विकास नहीं किया है। सेक्टर 1 की जमीन सेक्टर 10, 11, 12, 13 के साथ ही एक्वायर करी गई थी। सभी पांचों सेक्टर की जमीन एक साथ एक्वायर हुई और बाकी सेक्टर डेवलप हो गए थे और ये सेक्टर अभी डेवलप नहीं होता। अब इसकी प्लानिंग चल रही है। अब HSVP सेक्टर 1 को बसाने की तैयारी में है। सेक्टर 1 के लिए अधिग्रहित 169 एकड़ में से सिर्फ 70.5 एकड़ जमीन ही खाली है। इसी खाली जमीन पर अब सेक्टर 1 बसाने पर काम चल रहा है। हाँ, ये बात और है कि ये पता चलने के बाद कि 21 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया है, उसे खाली करवाने के लिए विभाग कोई कार्रवाई नहीं करने वाला है। सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ, अब प्रशासन वहां पर कार्रवाई करेगा, देखने वाली बात होगी। वहीं गुरुग्राम में कोरोना मामलों में राहत देखने को मिली है। जिला प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। पिछले दिनों गुरुग्राम में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब जिले में कोरोना के आंकड़ों में मामूली गिरावट देखने को मिली। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले हाईराइज बिल्डिंग से सामने आ रहे हैं। उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्टिंग की संख्या को भी बढ़ा दिया है। गुरुग्राम में अब रोजाना 3 से 4 हजार लोगों की कोरोना जाँच की जा रही है। बढ़ते आंकड़ों के बीच स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सावधानी बरतने और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग मास्क लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसीलिए कोरोना के प्रति सावधानी बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सके और कोरोना से बचा जा सके। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन अभियान जोर पकड़ेगा। पहले सरकार की ओर से सिर्फ हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के बीमार बुजुर्गों को ही बूस्टर डोज फ्री में लगवाई जा रही थी, लेकिन अब 18 से 59 साल के वयस्कों को सरकारी केंद्रों पर बूस्टर डोज फ्री कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से चिंता का विषय हैं और ये एक बार फिर से डरा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि सतर्क रहें। वहीं भिवानी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार गाड़ी ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3-4 अन्य लोग घायल हो गए। भिवानी दिल्ली हाईवे पर खरग गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3.5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3-4 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा तेज गति से आ रही कार की टक्कर से हुआ। दरअसल दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र निवासी एक परिवार भिवानी के सई गांव के मंदिर में माथा टेकने आ रहा था। जैसे ही अपनी कार लेकर खरग गांव के नजदीक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो तेज गति से आ रही दूसरी कार ने इनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे पहली कार में सवार 3.5 साल की मासूम दिवांशी की मौके पर ही मौत हो गई और 3-4 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हो गए। इसमें 3-4 लोग घायल हैं और एक 3-4 साल की लड़की दिवांशी की मौत हुई है एक्सीडेंट में। और ये नांगलोई से गांव सह के लिए चले थे दिल्ली से, जो सह में बच्चों की। वहीं सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक बच्ची के पिता की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ 1 मिनट भी पूरी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ।